फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले, बिकॉज उस वीडियो में मैंने दिया था इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का, एंड वो जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज पूरे चैप्टर में वही चीज़ एक बेसिस है और उसी में ही जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो एक बैकबोन की तरह पढ़ सकते हैं आप इंट्रोडक्शन को, जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो बायोटेक्नोलॉजी को अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी सिलेबस को देख करके पढ़ाना ये चैप्टर, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था कि ऐसी चीज़ें ऑब्टेन करना, ऐसी चीज़ें हम लोग को, ऐसी चीज़ें सर्च करना, ऐसी चीज़ों की डिस्कवरी करना जो कि किसी लिविंग बीइंग से ली गई है और किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो चीज़ हेल्प करे। जैसे कि एंजाइम्स ले लिए, जेनेटिक मटेरियल किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ले लिया, तो ऐसी चीज़ें ले करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इम्प्लीमेंट करना और पॉसिबल रिजल्ट्स देखना, जो कि रिजल्ट्स पॉजिटिव है, किसी चीज़ की क्योरिंग के लिए यूज़ हो सकता है, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन्स की तरह यूज़ हो सकता है। तो उन सब चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फॉर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस ऐसे प्रोडक्ट्स, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स विच आर यूजफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं लिख देती हूँ ये डेफिनेशन। इट इज द technique of using living organisms, enzymes or products made from या obtained from living organisms which are useful, एक मिनट, to humans। ठीक, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हम लोग की। अब देखो, एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB जिसे कहते हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ बायोटेक, EFB। इसको एक्सपैंड करने को आ सकता है, ठीक। इनके अकॉर्डिंग ये जो एक कह सकते हैं टीम थी, एक कंपनी थी, इनके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन करा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल चीज़ें, सेल्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह, उन सबको कलेक्ट करके ऐसी साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस को, सेल्स को, ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करके जो चीज़ बने और वो हम लोग के थ्रू यूज़ होए, ऐसी चीज़ों को कहेंगे, ऐसी चीज़ों को बायोटेक्नोलॉजी बनाता है। तो इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है कि राइट द डेफिनेशन या डिफाइन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू EFB। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देती हूँ। इट इज़ डिफाइंड, देखो मैं पूरा बोर्ड बेस पे पढ़ा रही हूँ, मेरा बेस ही बोर्ड है, क्योंकि वहाँ पे परसेंट अच्छे आएंगे तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे प्रिपरेशन होएगा, तो बाकी नीट वगैरह के लिए आप प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन यहीं बोर्ड का ही आपको नहीं क्लियर होगा तो नीट वगैरह का क्या ही समझ में आएगा आपको। तो मैं बेसिस ही मेरा यही है कि आपको बोर्ड समझ में आए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करना, ठीक। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, समझ में आ रहा है ना, सेल्स लिखा है मैंने, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई EFB के अकॉर्डिंग। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ये दी थी। ठीक, यहाँ हो गया हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट। अब मैं ये आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ जल्दी से जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वगैरह के बारे में। जेनेटिक मटेरियल कैसे उनका ऑल्टर करा जाता है। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है बेसिकली मैं बताऊंगी। तो वो सब आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। प्रिंसिपल्स ऑफ बायो, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, देखो सबसे पहला क्या है, पहला प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री जो होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल में, एंड उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी केमिस्ट्री को ऑल्टर कर सकते हैं। तो वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फिर ऑल्टरेशन करने के बाद हम लोग वो किसी होस्ट में डाल सकते, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक, इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल या मैनिपुलेटिंग जेनेटिक मटेरियल एंड इंट्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट इन द होस्ट। ठीक, मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट्स द टेक्निक NIQUE technique of altering या manipulating the chemistry of genetic material. ठीक, and introducing the product in the host, introducing the product in, मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, इसीलिए मैं स्पीक कर रही हूँ, इसीलिए वही चीज़ जो लिख रही हूँ मैं बोल भी रही हूँ, प्रोडक्ट इन दी होस्ट। ठीक, बिकॉज मुझे थोड़े से टाइम में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने का मेरा मोटिव है एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक, तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो टेक्निक है इनमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। 3 प्रोसेसेस क्या होते हैं? पहला रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना, फिर दूसरा क्लोनिंग करना, एंड तीसरा जो होता है वो उसको जीन को ट्रांसफ़र करना। मैंने कल बताया था, मैं डेफिनेशन केवल रब कर रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 टेक्निक्स होती हैं। पहला rDNA बनाना, रिकॉम्बिनेंट DNA, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जीन क्लोनिंग, एंड थर्ड वन इज जीन ट्रांसफर। ठीक, समझ में आ रहा है ना? TR ट्रांसफर। ठीक, देखो rDNA बनाना मतलब एक का DNA लेना और एक का प्लाज्मिड वेक्टर लेना, दोनों को कंबाइन कर देना, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा था, फिर लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करा था प्रीवियस वीडियो, इसीलिए मैं कह रही हूँ देखना ज़रूर, वरना ये चीज़ नहीं समझ में आएगी एंड इसको फिर से रिपीट करना टाइम वेस्टिंग भी है। ठीक, तो जीन क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग करना मतलब उसको दोनों को कंबाइन करना, दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करना। एंड जीन ट्रांसफ़र, अब वो जो फॉर्म हुआ है वो किसी ना किसी में तो जाएगा ही ना, किसी में ये डालेंगे हम लोग रिजल्ट देखने के लिए कि वो पॉसिबली वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क है, कैसा वर्क है, मतलब क्या रिजल्ट। यहाँ पे आती है एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो कि पूछी जा सकती है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA
किन चीज़ का बना, किसको लेकर के बनाया गया था, तो वो किस में देखा गया है, किसको लिया गया था, तो हम लोग क्या कहेंगे, सैल्मोनेला। मैं ब्लू से लिख देती हूँ, 1 मिनट। फर्स्ट RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA है, ठीक है, आर्ट का मतलब, तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA जो था वो सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम को लेकर के बनाया गया था। सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, MURIUM, ठीक, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। अब देखो रिकॉम्बिनेंट DNA तो 2 चीज़ें लेकर के बनेगा, तो इसका प्लाज्मिड यूज़ करा गया था, इसका प्लाज्मिड लिया, एंड ऐसे जीन लिया गया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड कर रहा था, ठीक, ऐसा जीन लिया गया इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद दिस। तो ये प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी कि जो प्लाज्मिड होता है इसका एक पर्टिकुलर साइड होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसका एंटीबायोटिक होता है, वो चीज़ मैं PBR 322 जो था उसमें बताऊंगी। यहाँ पे केवल आप याद करिए कि ऐसा जीन लिया गया जो कि एनकोड कर रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस PNC विद प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, ठीक, यानी कि इसका प्लाज्मिड लिया गया, इसका इस तरह से ये लिया गया, उनको दोनों को लेकर के रिकॉम्बिनेंट DNA बना दिया गया, ठीक। बस इतनी सी बात करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में जो कि एंजाइम्स यूज होते हैं उनकी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी देखो बायोटेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग भी एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हर स्टेप में ही क्वेश्चन बनता है कोई ना कोई, तो इसे बहुत थॉरोली पढ़ने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं एंजाइम्स की जो कि बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, एंजाइम्स कहना चाहिए मुझे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो ये पहला फंक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि DNA को कट करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसका दूसरा फंक्शन ये भी होता है कि जो बैक्टीरियल DNA है उसको फॉरेन DNA से बचाता है, कि फॉरेन DNA उसको इन्फेक्ट ना कर दे या उसके DNA को ख़त्म ना कर दे, तो उसमें ये एक प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियल DNA फ्रॉम द अदर DNA, फॉरेन DNA, ठीक है, प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियल DNA फ्रॉम फॉरेन DNA, ठीक। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इको एग्जांपल्स हो गए, इको R1, ठीक, BAM H1, ये एग्जांपल्स हो गए। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनका, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इनका नेम किस बेसिस पे पड़ा, तो देखो इको R1 की पहले बात करते हैं, इको R1, तो ये लिया गया बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया से लिया गया सबसे पहले ये बताती हूँ, तो एशरीचिया, ESCHERICHIA, एशरीचिया कोलाई से, एंड BAM H1 लिया गया बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस से, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, ठीक, इससे लिया गया। अब देखो हमें ये अच्छे से पता है कि ये जो पहला लिखा जाता है ये हमेशा क्या होता है, जीनस, पेन चेंज करती हूँ यहाँ पे मैं, ये हमेशा जो पहले लिया जाता है ये होता है जीनस, एंड ये जो बाद में लिखा जाता है ये होता है स्पीशीज,
ठीक। स्पीशीज का यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, स्पीशीज का नाम भी सी, कैपिटल सी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा स्पीशीज जो लिखते हैं हमेशा स्मॉल सी से लिखा जाता है। और एक और गलती करते हैं बच्चे नाम लिखते समय, ESCH, कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, एक तरीका होता है लिखने का, एशरीचिया कोलाए, इस तरह से लिख देते हैं बच्चे। तो इसमें क्या गलती होती है, और इस तरह से लिख के पूरा एक अंडरलाइन लगा देते हैं, तो ये फॉर्मेट पूरा होता है गलत। कायदे से नाम लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं बताती हूँ। कभी भी पूरे में एक अंडरलाइन नहीं लगेगी, हमेशा एशरीचिया की अंडरलाइन अलग होगी, कोलाए की अंडरलाइन अलग होगी, क्योंकि वो दोनों एक जीनस है, एक स्पीशीज है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो पूरे में एक अंडरलाइन लगाई है, नहीं, दोनों में अलग अलग अंडरलाइन लगेंगी, पहली बात ये। और हमेशा स्पीशीज का जो नाम होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, एंड जीनस का तो कैपिटल से लिखा ही जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो देखो, एशरीचिया कोलाए का ई ले लिया, यानी कि जीनस का ई ले लिया हम लोगों ने, एंड एशरीचिया का ई ले लिया, और कोलाए जो है, कोलाए का 2 अक्षर ले लिया, यानी कि जीनस का 1 लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर, एंड स्पीशीज के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हम लोगों ने। तो एशरीचिया कोलाए का इको बन गया। आर क्या होता है अब इसमें, आर होता है स्ट्रेन, ठीक, और आर होता है स्ट्रेन, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके लिख देती हूँ, नीचे से ये हटा देती हूँ। हम लोग को ये तो पता चल गया किससे लिया गया। अब यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ कि कैसे नेम करते हैं। तो इको R1 जैसे है, तो ये फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ स्पीशीज, ठीक। R होता है स्ट्रेन, एंड आई ये फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, वो होता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। अब ये मैंने बताया इतनी डिटेल में क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, अच्छा है, और पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में ये क्लियर किया, ठीक। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमें पता चल गया कि कैसे उसको नेम करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जिस बैक्टीरिया से लिया होता है उसी से नेम कर देते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं जो 3 टाइप्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये इसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता क्लीवेज फॉर्म करने का, डीएनए को काटने का कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होता, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक। टाइप 2 जो होता है ये यूज़ होता है डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि डीएनए को देखने के लिए यूज़ होता है, उसको क्लियरली देखने के लिए, सीक्वेंसेस को देखने के लिए, एंड ये पर्टिकुलर रीजन को टाइप 2 देखता है, डीएनए के सीक्वेंस को पर्टिकुलरली सीक्वेंस को देखता है, एंड पर्टिकुलर रीजन को ही कट करता है डीएनए के सीक्वेंस को देखने के बाद। एंड टाइप 3 जो है वो वेल डिफाइंड क्लास है इसकी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की टाइप 3 बहुत अच्छे तरह से हमें मैक्सिमम टाइप 3 ही यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर रीजन पे, बहुत पर्टिकुलर है इसका फंक्शन, बहुत एकदम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे कट करता है जहाँ पे हमें कट चाहिए होता है, जहाँ पे इसका रिकॉग्निशन साइड जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो टाइप 3 जो होता है, टाइप 3 वो हमेशा मैक्सिमम वही यूज़ करा जाता है। अब ये तो हो गए टाइप्स उसके। अब एंजाइम्स के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन से एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कौन से एंजाइम्स आते हैं, ठीक। उसमें क्या होगा, न्यूक्लियेज आएंगे, एक लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आते हैं इसके क्लास में, और न्यूक्लियेज होता है जिसमें से एंडोन्यूक्लियस होता है एंड एक्सोन्यूक्लियस होता है। फंक्शन में पहले ही बता चुकी हूँ एंडो एंड एक्सोन्यूक्लियस का, कि ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए के बीच से कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के साइड से कट करता है, ठीक। तो यहाँ पे फंक्शन भी इनके कवर हो गए हैं। अब देखो, जो ये कट करता है
एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देती हूँ यहाँ पे, जब ये कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तब प्रोड्यूस होते हैं स्टिकी एंड्स। एंड स्टिकी एंड्स की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? देखो, जो डीएनए का सेगमेंट है कुछ इस तरह से, ठीक, इस तरह से होता है, ये आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं, इसको कट कर देता है, तो एक तरफ इसका कट हो गया, ठीक, ये हो गया हम लोग ने मान लिया। अच्छा, इसको रुको मैं बड़े में समझाती हूँ थोड़ा सा, कि जब कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो कैसे करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट करता है तो कैसे करता है। तो देखो जल्दी से बताती हूँ मैं, ये जैसे है फॉरेन डीएनए, ठीक, इस तरह से, एंड ये है प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड है ये, प्लाज्मिड कह लो या फेज कह लो, कुछ भी, ठीक है। तो अब इसको इस पे लगेगा एंजाइम तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक, यहाँ से ऐसे कट हो गया, बॉन्ड्स जो थे वो टूट गए, तो एक तरफ का हट गया, एक तरफ का इस तरह से रहा, ठीक। अब दूसरा प्लाज्मिड को जब कट करेगा वो इस तरह से हो जाएगा, हाँ, इस तरह से, ठीक। अब ये चीज आकर के इसके यहाँ जुड़ जाएगी अगले स्टेप में। तो ये जो चीजें प्रोड्यूस हुई ना, ये होते हैं स्टिकी एंड्स। अब यहाँ से आई होप कि आप लोग डेफिनेशन निकाल लेंगे स्टिकी एंड्स की, तो वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये फिर स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, यहाँ से ये इस तरह से पूरा एक बन जाता है। जैसे कि ये हम लोग ने मान लिया कि यहाँ पे स्टिकी एंड्स ये मिले, ये इस तरह से, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने स्टिकी एंड्स बना करके पूरा डीएनए ऐसे कंबाइन कर दिया, ठीक, मतलब कट कर दिया, कंबाइन तो होगा तो लाइगेज के थ्रू ना, क्योंकि वो बायोलॉजिकल ग्लू होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एंजाइम को देख लेते हैं जो कि बायोलॉजिकल ग्लू होता है, जो कि लाइगेज होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सेकंड, लाइगेज का फंक्शन तो बहुत ही क्लियर है हम लोग को कि ये दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को, स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ता है। तो ये फंक्शन क्या होता है, एनीलिंग या ज्वाइनिंग या लाइगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक। मोस्ट कॉमन लाइगेसेस जो थे, यानी कि बहुत कॉमन लाइगेसेस जो थे स्टार्टिंग में, वो किससे लिए गए थे, इको R1 से एंड T4 फेज से। मोस्ट कॉमन लाइगेसेस लिए गए थे बैक्टीरिया इको R1 से एंड T4 फेज से। फेज हमें पता है क्या होता है, फेज बैक्टीरियल, ईस्ट, वायरस का हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक यही है जो कि मैं कल की वीडियो में पोस्ट करूंगी। अब इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी के बहुत मेजर पार्ट भी कवर हो गया है एंड एंजाइम्स हो गए इस वीडियो में, बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट कवर हो गया है। इसके आगे का पार्ट मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए एंड शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डियर वंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।